आज हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों से और कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न जो भाषात्मक होते हैं, जिसके अंदर हमें ढूंढना होगा कि आखिर प्रश्न कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि यदि समीकरण a माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तब a का अंतराल ज्ञात करें। a का अंतराल ज्ञात करें। अब देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि समीकरण a माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 1 का मान जो है वो धनात्मक आता है, कब? जब x का आप कोई भी वास्तविक मान डाले। बेटा इसका जो मतलब होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर ऑल। ठीक है ना, x के सभी मानों के लिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स, मतलब फॉर ऑल मतलब इसका जो आप उल्टा है जो देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू R, तब a का अंतराल ज्ञात करें। अब देखिए बेटा, प्रश्न को पढ़ने के बाद हमको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि एक द्विघात समीकरण आपको दी गई है, उस द्विघात समीकरण का मान सदैव धनात्मक आता है। ठीक है ना, x के कुछ भी मान में डाल लूं, ये इसका मान सदैव क्या आने वाला है? धनात्मक। अब अगर इसका मान सदैव धनात्मक आने वाला है, तो ऐसी कौन सी द्विघात है जिसका मान सदैव धनात्मक होता है? हम जानते हैं कि ऐसा द्विघात जिसका d ऋणात्मक हो तथा a धनात्मक हो। अगर किसी द्विघात का d ऋणात्मक हो जाए तथा a धनात्मक हो जाए, तो वो द्विघात जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, वो हमेशा धनात्मक देती है x के सभी वास्तविक मानों के लिए। ये हमने परिसर में पढ़ा था। ठीक है ना, अब ये भी वही कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे को व्यंजक दे रखा है, कौन सा? a माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 1, और ये जो आपको व्यंजक दे रखा है, इसका क्या होना चाहिए? इसका d ऋणात्मक होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो धनात्मक होना चाहिए, यानी इसका a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन है हमें एक साथ यूज करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसका d ऋणात्मक निकालते हैं। अब d लेस देन 0 निकालेंगे तो क्या बनेगा? बोलो, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, और ये आ जाएगा बेटा आपका लेस देन 0। ये क्या आ जाएगा? लेस देन 0, क्योंकि आपको इसका d क्या करना है? ऋणात्मक। अच्छा, अगर ये करा है तो इसको हल कर लेते हैं। हल करते वक्त ध्यान दें, आपका a प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस 1 कॉमन निकाल ले। अब यहां क्या बचेगा आपके पास? a प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 1, और ये आ गया लेस देन 0। ठीक है ना, इसको आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा? ये a प्लस 1 यहीं रहने दीजिए, और ब्रैकेट में क्या होगा? a और माइनस 4 है, यानी कि माइनस का 3 है, प्लस 1 और प्लस 4 यानी प्लस का 5, और ये आ गया लेस देन 0। इसको पहले हल कर लेते हैं हम। इसको जब हल करेंगे तो ये देखिए क्या बन गया आपका? a प्लस 1, और इसको मैं लिख लेता हूं 3a माइनस 5, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये जो लेस देन 0 है वो क्या बन जाएगा बेटा आपका? ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करें हम? इसे आगे बढ़ा लेते हैं। जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो a प्लस 1 3a माइनस 5 है, इसका जो मूल आएगा वो माइनस 1 आएगा, इसका जो मूल आएगा वो 5/3 आ जाएगा। संख्या रेखा पर अगर आप इसे लेके जाएंगे तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, और यहां आएगा माइनस 1, यहां आएगा 5/3, और प्लस माइनस प्लस। चूंकि हम ग्रेटर देन 0 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां से मेरा a का जो अंतराल आएगा वो आएगा माइनस अनंत से माइनस 1 यूनियन और 5/3 से लेकर अनंत। ये एक आंसर आ गया किसका? a का। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि एक कंडीशन साथ में और चल रही है। वो क्या है कि a माइनस 1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब a माइनस 1 अगर ग्रेटर देन 0 होना है, इसका मतलब a माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 करोगे तो आप बोलोगे कि सर a का मान जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, जो कहेगा a का मान आपका 1 से लेके अनंत आ रहा है। आपके पास a के दो अंतराल हैं, अगर ये दोनों एक साथ संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इन दोनों को करने के लिए हमें इंटरसेक्शन लेना है, और मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं क्या? इंटरसेक्शन आप हमेशा संख्या रेखा पे ही ले। तो आपने क्या करा? माइनस अनंत लिखा, प्लस अनंत लिख लिया। ठीक है, अब जो जो मान आपको दिख रहे हैं उन्हें लेते हुए चलें।
तो आपका कौन सा मान आ जाएगा? सबसे पहले यहां देखिए -1 दिख रहा है आपको, फिर आपको 1 दिख रहा है और 5/3 दिख रहा है। आपने क्या कहा? माइनस अनंत से -1, 5/3 से अनंत और 1 से अनंत, तो मैंने सारे अंक लिख लिए। ये आंसर जो है माइनस अनंत से -1 वो ये वाला एरिया पकड़ रहा है, और फिर 5/3 से अनंत है ना, तो 5/3 से अनंत। दूसरा पकड़ रहा है 5/3 से लेकर और अनंत की तरफ, ठीक है। दूसरा केस कह रहा है आपका 1 से लेकर अनंत, चलो यानी 1 से लेकर अनंत चल दिए अपन। अब देखा जाए तो ऐसे कौन सा एरिया है जहां पर दोनों रेखाएं एक साथ आ गई है? तो आप बोलोगे सर ए का मान जो है 5/3 से लेके और अनंत वो कॉमन एरिया है। तो आपका फाइनल आंसर जो ए का अंतराल आया वो कितना आ गया? 5/3 से अनंत। यानी अगर आप ए का मान 5/3 से आगे रख देते हैं, ए का मान यदि आप 5/3 से आगे रखेंगे तो क्या होगा? ये जो समीकरण आपको दी गई है इसका मान x के सभी वास्तविक मानों के लिए हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो ये प्रश्न जब पढ़ेंगे तो देखिए इसके अंदर एज सच उसने कुछ नहीं बोला कि आपको करना क्या है, आपको लैंग्वेज से समझना पड़ेगा कि आखिर इस जो इसने आपको जो भाषा में जो प्रश्न पूछा है उसको करने के लिए हमें कौन सी कंडीशनें निकालनी है, कौन सी कंडीशनें सोचनी है। तो आपने यहां देखा कि जब उसने कहा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ये धनात्मक होना है, तो मेरे दिमाग में आ गया कि ऐसा तो सिर्फ एक ही द्विघात कर सकती है जिसका डी ऋणात्मक हो तथा ए धनात्मक हो। तो अब आपने डी ऋणात्मक और ए धनात्मक बोला तो आपको दोनों ही कंडीशनें हल करनी है। दोनों कंडीशनों के जो आंसर्स आए उनको लिखा और उनका इंटरसेक्शन करा, तो मेरा फाइनल आंसर हो गया ए बिलोंग्स टू 5/3 से लेके अनंत। तो इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो आपको सोचना है कि आखिर ऐसी कौन सी द्विघात है जो निम्नलिखित शर्त को पूर्ण करती है। ठीक है, अब जैसे एक सवाल अपन और देखते हैं इसमें। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, या हाँ अपन बोल देते हैं समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है, के मूल वास्तविक नहीं है तथा a प्लस सी ग्रेटर देन b है, a प्लस सी ग्रेटर देन b है, तब 4a प्लस सी ग्रेटर देन b सिद्ध करें। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है यदि समीकरण x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है तथा कंडीशन दी गई है कि a प्लस सी ग्रेटर देन b है, तब 4a प्लस सी ग्रेटर देन b सिद्ध करना है। 4a प्लस सी ग्रेटर देन 2b ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब प्रश्न फिर से देखें ध्यान से कि इसने अभी भी डाटा में कुछ ज्यादा कुछ नहीं दिया, सिर्फ उसने पहले क्या बोला है। और देखो भाषात्मक सवालों को करते वक्त हमको सिर्फ इस बात का ध्यान देना होता है कि प्रश्न में जो डाटा दिया है उसे लिखते चले जाओ। तो उसने बोला कि ये जो समीकरण है इसके मूल वास्तविक नहीं है। अब इसके मूल अगर वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब इसका डी ऋणात्मक होगा, क्योंकि डी धनात्मक होना है तो आपका मूल वास्तविक तथा भिन्न आते हैं, और अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है तो मूल वास्तविक तथा समान आते हैं। अब चूंकि मैंने बोला मूल वास्तविक नहीं है तो न तो d धनात्मक हो सकता है न d शून्य हो सकता है, तो d को क्या होना पड़ेगा? ऋणात्मक होना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले कंडीशन लिखें क्या कि चूंकि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है, अतः d क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि d नेगेटिव पर ही ऐसा हो सकता है जब मूल वास्तविक ना हो। ठीक है, अब इसका d निकालते हैं बेटा। d निकालेंगे तो आप इसका d क्या बोलोगे? इसका d नेगेटिव आया, यानी इसका जो b² माइनस 4ac है वो आपको लेस देन 0 दे रखा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम ये जानते हैं कि अगर किसी द्विघात का d ऋणात्मक होगा, ठीक है ना, यदि d ऋणात्मक है तब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर द्विघात ax² प्लस bx प्लस c
या तो धनात्मक यानी पॉजिटिव मान देगी, ठीक है ना, या तो सदैव नेगेटिव मान देगी। यह भी बात हमें क्लियर हुई। यह भी हम जानते हैं कि या तो उसको हमेशा क्या देना है, धनात्मक मान देना है, या तो उसको हमेशा क्या करना है, ऋणात्मक मान देना है। यह निश्चित कौन करता है, यह सुनिश्चित करता है ये ए का चिन्ह। यदि ए का चिन्ह धनात्मक हो जाता है तो x के सभी वास्तविक मानों के लिए हमारा द्विघात क्या करेगा, वो धनात्मक मान देगा। और अगर ए ऋणात्मक हो जाता है तो हम कहेंगे कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए हमारा मान ऋणात्मक आएगा। ठीक, पर यहां ए के बारे में कोई बात नहीं कही गई। उसने प्रश्न में क्या डाटा दिया, उसने कहा a प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन b है। इसका मतलब मेरे से दिया गया कि a प्लस सी ग्रेटर देन b, अर्थात ये कह सकता हूं कि a माइनस बी प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक बात, ये बात तो हमारी सत्य है। अब हमारी द्विघात को देखें जरा, वो क्या है, उसमें क्या है मान मैं डालूं x का कि मुझे a माइनस बी प्लस सी मिल जाए। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप कहेंगे कि सर अगर आपने x का मान -1 डाला तो ये वाली जो द्विघात है वो a माइनस बी प्लस सी ही देगा। अपनी द्विघात क्या दे देगी, अगर x का मान -1 डाला तो a माइनस बी प्लस सी देगा। और वो मान हमको कैसा दिया हुआ है, धनात्मक। इसका मतलब जब x बराबर -1 के लिए मेरी द्विघात मुझे कैसा मान दे रही है, धनात्मक दे रही है। सुनना बात, और मैं बोल चुका हूं कि मेरा d कैसा है, ऋणात्मक है। तो अगर उसने d ऋणात्मक ले लिया है तो फिर वो या तो हमेशा धनात्मक मान देगी या तो हमेशा ऋणात्मक मान देगी। पर हमने ये देख लिया कि x बराबर -1 पर जो हमें मान प्राप्त हो रहा है वो मान कैसा है, वो एक धनात्मक मान है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ग्रेटर देन 0 होगी बेटा। क्योंकि आपने एक मान डाला और आपको धनात्मक प्राप्त हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं आप, क्योंकि d ऋणात्मक था तो ये अब हमेशा धनात्मक ही देने वाली है, क्योंकि इसने धनात्मक दे दिया प्रश्न में। ठीक है, इसका मतलब x के सभी वास्तविक मानों के लिए जो मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है 4a प्लस सी ग्रेटर देन 2b। तो जो सिद्ध करना है उसको आप जरा एक बार समझे। वो जो लिखा है वो क्या लिखा है, 4a माइनस 2b प्लस सी ग्रेटर देन 0, हमें ये सिद्ध करना है। अब जरा देखो यहां पर, चूंकि ये तो सिद्ध हो ही चुका है, तो x बराबर -2 डाल दो बेटा। अगर आप x बराबर -2 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4a माइनस 2b प्लस सी, और वो कैसा आएगा बेटा, ग्रेटर देन 0, विच इंप्लाइज 4a प्लस सी ग्रेटर देन 2b। लो, आपका सिद्ध हो गया। चूंकि आपने क्या डिसाइड कर दिया था कि वास्तविक नहीं होने की वजह से मूल वास्तविक नहीं होने की वजह से d ऋणात्मक हो गया, और इसने बता दिया कि ये जो द्विघात आपका d ऋणात्मक वाला आ रहा है ये x के सभी मानों के लिए धनात्मक मान डालेगा। तो जो हमें सिद्ध करना है वो x बराबर -2 से आ रहा है, तो हमने बोला 4a प्लस सी ग्रेटर देन 2b हो जाएगा। तो ये इस तरह के प्रश्नों को हमको सिर्फ लैंग्वेज से समझना पड़ता है कि आखिर ये प्रश्न हल कैसे होंगे, इनके लिए शर्तें कैसे निकालनी है। तो द्विघात के अंदर जो बच्चे ज्यादातर परेशान होते हैं वो इस बात से होते हैं कि उनको थ्योरी पूरी समझ में आ जाती है, उन्हें कॉन्सेप्चुअली हर चीज समझ में आती है, लेकिन वो रिलेट नहीं कर पाते हैं कि जब भाषात्मक प्रश्न आएगा, भाषात्मक प्रश्न का मतलब उसने खुद से कुछ नहीं बोला, वो नहीं बोल रहा है कि आप डी नेगेटिव करो, वो ये बोल रहा है कि मैंने प्रश्न में लिख दिया है, उन शर्तों से आप ये समझो कि डी ऋणात्मक होगा या नहीं होगा। ठीक है, और ये ग्राफिकल अप्रोचेस थी, हम लोगों ने रेंज में भी देखा, और मैंने जब आपको ग्राफिकली बताया था तो मैंने आपको बताया था कि देखो ये a माइनस बी प्लस सी कब आता है, ये 4a माइनस 2b प्लस सी कब आता है। ये सब हम x के मान इस वाले व्यंजक में डाल करके देखते थे कि x के किन मानों के लिए आ रहा है। तो यहां पर आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि हम x का किस मान को डालेंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हमारे ज्यादा आते हैं अपने एग्जाम्स में।
अब आज हम जो बात करने वाले हैं बेटा, जो इसके बारे में मान के चलिए कि ये वो पार्ट है द्विघात का जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। अपन कोशिश करेंगे कि ये एक बार में समझ में आए और जितने आसानी से ये समझ अगर आपको आ गया, अगर मान लीजिए ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो आप मान के चलिए कि आपने द्विघात का जो कोर है यानी जो मेन पार्ट है वो सीख लिया, यानी आपने द्विघात की लगभग जंग जीत ली है। अब इसमें समझने में क्या दिक्कत है, मैं कुछ चीजें पहले बता दूं, पहले भूमिका बना लेते हैं कि आखिर जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं उसको सीखने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता है, यानी हमें कौन सी चीज अच्छे से आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए वो है आपका आलेख। आपको आलेख बनाना आना चाहिए और आलेख को पढ़ना भी आना चाहिए। तो आप याद करें कि हमारा लास्ट से लास्ट लेक्चर जब हमने किया था जिसके अंदर हमने द्विघात व्यंजक के बारे में बात करी थी, तो द्विघात व्यंजक की बात करते वक्त मैंने आपको आलेख के बारे में बात करा था और हमने आलेख पर बहुत सारे प्रश्न किए थे। हमने आलेख पर अलग अलग मान डालते थे, फिर वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन काटते थे, फिर देखते थे कि उसने आलेख को ऊपर काटा है या नीचे काटा है। वो सारी चीजें अगर आपको अच्छे से आती है और आप प्रश्न को पढ़ने के बाद वो जो 6 ग्राफ आपके द्विघात के हैं कि d ऋणात्मक, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0 के जो केस है वो 3 केस किसके लिए, ए धनात्मक के लिए और ए ऋणात्मक के लिए। तो फिर आपको अगला जो टॉपिक है उसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है फिर वो आपके लिए समझना। और अगर आपको आलेख नहीं आता है तो मैं कल भी आपसे क्या बोल रहा था कि ये जो प्रांत है, ये जो परिसर है, ये जो आलेख है, ये आपके फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं आपके। जब तक आप इनको अच्छे से समझोगे नहीं तब तक आपको सब्जेक्ट को समझने में दिक्कत होती है। पर अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो फिर आपके लिए कोई भी चैप्टर को समझना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो हम बार बार जब पढ़ाते वक्त बात करते हैं तो मैं बार बार देखिए प्रांत का, परिसर की बातें कर रहा हूं, आलेख की बात कर रहा हूं, तो हमको यह समझना है कि हमें इन पर कमांड लेना है। ठीक, ये तो हुई बात ये कि इस जो टॉपिक को अभी हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक में आना क्या है, उसके लिए हमें जरूरत किसकी है। चलिए अब टॉपिक के बारे में बात करें। आज जो हम बात करने वाले हैं बेटा वो है टॉपिक मूलों की स्थिति। क्या है? मूलों की स्थिति। मूलों की स्थिति। मूलों की स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसे लोकेशन ऑफ रूट्स। मूलों की स्थिति या लोकेशन ऑफ रूट। मूलों की स्थिति या लोकेशन ऑफ रूट को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि हमें द्विघात दी जाएगी और उसकी शर्त यह होगी कि आपके दोनों मूल धनात्मक हो या आपके दोनों मूल ऋणात्मक हो या आपका एक मूल धनात्मक हो, एक मूल ऋणात्मक हो या आपके दोनों मूल किसी अंक से बड़े हो, छोटे हो। और उसकी वजह से हमें पैरामीटर्स जो ए होता है अपना या जो उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं उनके मान हमें निकालने आए। उनके लिए हमें शर्तें बनानी पड़ती है। अगर आपकी किसी द्विघात का मूल धनात्मक होगा तो उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, तो वो हमको देखना है। और उनको देखने के लिए उनकी जो स्थिति के बारे में हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कहां पर? लोकेशन ऑफ रूट्स में। अब देखिए पूरी द्विघात को अगर अपन समझें तो द्विघात है क्या? द्विघात का मतलब है कि हम उसके मूल, अगर उसका हल करोगे आप तो उसके मूलों के बारे में बात कर रहे हो। अब मैं आपको मूलों की स्थिति के हिसाब से आपका आलेख बना के दिखाऊंगा और उन्हीं आलेख के हिसाब से हमें शर्तें निकालनी है। तो कई बच्चे जो इस पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं, जो आपने बचपन में किया था, कक्षा 10वीं में किया था, 9वीं में किया था कि मैंने आपको एक शर्त लिखाई और उसकी एक जो अपनी जो कंडीशंस बन रही हैं, ठीक है, वो कंडीशन है, वो बच्चे रटने की कोशिश करते थे। आप क्या करेंगे, ये रटने की जगह इन्हें समझेंगे और एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपको किसी भी शर्त को या किसी भी कंडीशन को बनाते वक्त आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आप पेपर के अंदर भी विदिन 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर वो कंडीशन लिख सकते हैं कि हाँ ये कंडीशन हुआ करती थी। अब ये कैसे समझा जाएगा और इसमें क्या होता है, चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो अपन बात कर रहे हैं बेटा उसके अंदर मूलों की स्थिति में, वो पहली कंडीशन है हमारी द्विघात के दोनों मूल धनात्मक हो। दोनों मूल धनात्मक है। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा द्विघात अपन कौन सी ले रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, हम द्विघात ले रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही हमारी द्विघात है। कंडीशन आपके मन में आ गई है a नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपको पता है। ठीक है, अब इसमें पहली शर्त मैंने ये रखी है कि दोनों मूल क्या हो, धनात्मक हो, दोनों मूल धनात्मक है।
अब अगर किसी द्विघात के दोनों ही मूल धनात्मक हैं, देखो मैं क्या करता हूं, एक और चीज आपके लिए आसान करता हूं, अपन ये पूरा जो लोकेशन ऑफ रूट पढ़ते हैं वो सबसे पहले पढ़ते हैं किसके लिए, ए धनात्मक के लिए। ठीक है, जब इसका ए धनात्मक रखे ताकि ग्राफ हमें क्लियर हो जाए। ए धनात्मक पढ़ने के बाद अपन बाद में आकर के ये देखेंगे कि यदि ए ऋणात्मक हो जाएगा तो कंडीशंस को कैसे हल करना है। पर अभी जो अपन केस ले रहे हैं वो सिर्फ एक का केस ले रहे हैं, क्या कि ए हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अगर ए धनात्मक है आपका द्विघात का तो ये कंडीशन है कैसे चलेंगी ये हमको अब समझना है। अब ए धनात्मक हो गया और आपने कंडीशन बोली है मेरे से कि सर दोनों जो मूल है मेरे वो धनात्मक है। अच्छा, ए धनात्मक का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो परवलय आपका बनेगा, ग्राफ जो बनेगा वो कैसा होगा, वो परवलय ऊपर की ओर खुलेगा यानी ओपनिंग अपवर्ड आएगा। ये बात क्लियर। यानी ए धनात्मक देने के पीछे मेरा मकसद क्या था कि वो ए जो आपका आलेख बने वो आलेख कैसा हो, ऊपर की ओर खुलता हुआ हो। पहले अपन उसी को समझेंगे आराम से, जब वो समझ में आ जाएगा तो फिर हम उसके स्पेशल केसेस की तरफ चलेंगे कि भाई वो अगर ये धनात्मक भी हो गया, ऋणात्मक भी होगा तो क्या होगा। उसमें कोई विचार नहीं करना है आपको सिर्फ अभी ये विचार करना है कि ए धनात्मक है तो क्या है। जब ये समझ में आ जाएगा, फील कर लेंगे इसको हम अच्छे से, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, इनकी कंडीशनें कैसे भी बना सकते हैं। अब देखो दोनों मूल धनात्मक है और आपका वक्र जो परवलय जो होगा बेटा, वो परवलय में दोनों मूल अगर धनात्मक आने हैं तो क्या होगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका बेटा वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। मैंने कहा आपके दोनों ही मूल कैसे हैं, धनात्मक। दोनों मूल धनात्मक है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि वो दोनों मूल बराबर हैं या दोनों मूल भिन्न भिन्न हैं। मैंने सिर्फ क्या बोला कि दोनों मूल धनात्मक है। अब दोनों मूल धनात्मक में हो सकता है कि आपका जो आलेख हो वो ऐसे आए, और मूल कहां होते हैं, जहां वो एक्स अक्ष को काटता है। तो ये दोनों मूल है अल्फा और बीटा। जहां पर आपने अल्फा और बीटा डाला तो आपका y का मान 0 हो जाएगा, तो आपकी ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी आपको। आप बोल रहे हो कि दोनों मूल कैसे होने चाहिए, धनात्मक। ए धनात्मक होने की वजह से आपका आलेख ऐसा आएगा। इसका मतलब दोनों जो आपके ग्राफ जो एक्स अक्ष को 2 बार काटे वो दोनों किधर काटे, मूल बिंदु से राइट साइड में काटे, तभी तो इस अल्फा का मान धनात्मक आएगा और इस बीटा का मान भी धनात्मक आएगा। ये बात क्लियर हुई। ये तो कौन सा ग्राफ हुआ बेटा, ये वो ग्राफ हुआ जिसमें हमने क्या बोला है कि आपके जो दोनों ही मूल हैं वो कैसे हैं, धनात्मक हैं। अब एक केस और ये भी बन सकता है कि आपके दोनों मूल धनात्मक हो और ये टच करके चला जाए ग्राफ। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि अल्फा बराबर बीटा आ जाए और दोनों के दोनों मूल कहां टच कर रहे हैं, धनात्मक एक्स अक्ष को टच कर रहे हैं। तो ये कंडीशन भी इसी के साथ चलेगी। मुझे पता नहीं है कि ये इसकी बात कर रहा है या वो इसकी बात कर रहा है, दोनों कंडीशनों में मुझे अभी श्योर नहीं है। मुझे तो सिर्फ उसने क्या बोला कि आपके बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों मूल जो है वो धनात्मक है। तो मेरे हिसाब से ए धनात्मक के 2 ही ग्राफ है और वो इसी स्थिति में रहेंगे, तभी अपना सिचुएशन बनेगा। बोलो यस और नो, ठीक बात। अब इसकी को देख करके हम ग्राफ की कंडीशंस लिखने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है ना। अब ये ग्राफ की कंडीशन देखो, सबसे पहली कंडीशन जो बनाई जाएगी पूरे लोकेशन ऑफ रूट में यानी मूलों की स्थिति में, वो पहली कंडीशन हम बनाएंगे डी की यानी विवेतीकर की। तो पहली कंडीशन जब आप बनाने जाओगे इस ग्राफ की, तो फर्स्ट कंडीशन हम किसके बारे में बात करने वाले बेटा, हर बार डी की। अब देखें ये वाला जो ग्राफ है आपका, जो व्हाइट वाला ग्राफ है यानी ये जो पार्ट है आपका, इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को 2 अलग अलग बिंदुओं पे काट रहा है। यानी मुझे एक्स अक्ष में एक्स के 2 अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं, जो कि मेरी द्विघात को क्या करेंगे, शून्य करेंगे। यानी दोनों मूल वास्तविक भी आ रहे हैं और भिन्न भिन्न भी आ रहे हैं। यानी ये जो ग्राफ है मेरा वो d ग्रेटर देन 0 का ग्राफ है बेटा, और ये वाला जो ग्राफ है जो टच करके जा रहा है उसी हिसाब से वो d बराबर 0 का है। पर चूंकि मुझे पता नहीं है कि ये कंडीशन कौन सी वाली एक्सेप्ट होगी, तो मैंने यहां पर पहली कंडीशन जो बनाई, क्योंकि दोनों आलेख बने हैं इसलिए मैंने लिख दिया d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं श्योर हूं क्योंकि या तो ये ग्राफ बनेगा या तो ये ग्राफ बनेगा, तो मैंने उन दोनों ग्राफों को एक साथ सम्मिलित किया और मैंने बोला कि इसका जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 का ग्राफ बन जाएगा। ठीक बात। अब ये पहली कंडीशन हुई। अब दूसरी कंडीशन पे चलते बेटा। दूसरी कंडीशन जब भी आप बनाओगे वो कंडीशन होगी आपकी किसकी, -b/2a की। ये मैं आपको बता रहा हूं इसी ऑर्डर में ये कंडीशनें बनेगी हर बार। हम जितने भी लोकेशन ऑफ रूट के केसेस पढ़ेंगे उन सारों में पहला d होगा, दूसरा -b/2a ही होगा। अब -b/2a क्या है देखा जाए तो ये हमारा परवल है, इसका शीर्ष क्या होगा बेटा, -b/2a और माइनस का d/4 है। इस वाले परवलय का शीर्ष भी क्या होगा,
माइनस बी बाई टू ए और माइनस का डी बटे 4 है, दोनों का तो एक ही है, माइनस बी बाई टू ए और माइनस का डी बटे 4 है। ठीक है, ये दोनों का शीर्ष निश्चित है कि यही है। अच्छा, शीर्ष का x निर्देशांक ही माइनस बी बाई टू ए है। शीर्ष का x निर्देशांक ही क्या है? माइनस बी बाई टू है। अब जरा x निर्देशांक कहां होगा? x निर्देशांक x अक्ष के सापेक्ष आएगा, और हम कौन से x अक्ष पर हैं? धनात्मक पर या ऋणात्मक पर? तो आप बोलोगे जो शीर्ष आ रहा है सर, वो शीर्ष का जो x निर्देशांक है वो धनात्मक x अक्ष की ओर है। तो मैं क्या बोलूंगा? इसका मतलब आपका x कोऑर्डिनेट जो है, इसको x कोऑर्डिनेट को बेटा हम हिंदी में भुज भी बोलते हैं। इसको x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? भुज, और इसको हम बोलते हैं कोटि। ठीक है, ज्योमेट्रिकली इनका जो वर्ड का नाम है वो भुज और कोटि। इंग्लिश में इनको एब्सिशा और ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो भुज और कोटि। तो आपका जो भुज है यानी जो x का निर्देशांक है वो क्योंकि धनात्मक x अक्ष की ओर है तो इसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। तो आप बोलोगे कि सर डायग्राम में देखा कि वर्टेक्स जो आपका है वो किधर है? धनात्मक x अक्ष की तरफ है, तो आपका माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो आएगा। ये भी बात क्लियर हो गई। माइनस बी बाई टू ए कैसा आ गया? ग्रेटर देन जीरो आ गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर अपनी। अब नेक्स्ट कंडीशन यानी जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है निकालनी है? वो आपको हर बार निकालनी है f ऑफ f की वैल्यू। अब देखिए यहां पर अगर आप पूरे x अक्ष पर देखेंगे तो आपको अंक सिर्फ एक ही दिख रहा है, जो नंबर आपको पता है। अल्फा आपको पता नहीं है, बीटा आपको पता नहीं है, माइनस बी बाई टू ए भी आपको पता नहीं है। आपको जो पता है अंक वो है ये शून्य यानी मूल बिंदु। तो आपको x का एक मान तो पता है शून्य, तो आपको निकालना क्या है बेटा? f ऑफ जीरो। और आप f ऑफ x किसको इमेजिन कर सकते हैं? आप f ऑफ x इस व्यंजक को समझे कि ये क्या लिखा हुआ है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है। तो यदि आपने x का मान शून्य डाला तो f ऑफ x का में ये शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, और यहां क्या आएगा बेटा? c आएगा। तो आपने कहा f ऑफ जीरो। अच्छा, अब उस पर मान कैसे निकालते थे? याद करें कि जिस नंबर को हम डालते थे उस पर हम y अक्ष के समांतर रेखा खींचते थे। तो y अक्ष के समांतर अगर मैंने रेखा खींची यानी ये y अक्ष खींचा, तो ये देखिए दोनों आलेख को कहां काट रहा है? x अक्ष के ऊपर काट रहा है। चाहे वो आपका d ग्रेटर देन जीरो वाला ग्राफ हो, चाहे वो आपका d इक्वल टू जीरो वाला ग्राफ हो, दोनों ही केस में आपका जो ये जो लाइन जा रही है x इक्वल टू जीरो यानी जो जीरो से पास होने वाली लाइन और y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो अपने आलेख को कहां काट रही है? धनात्मक y अक्ष की दिशा में यानी x अक्ष से ऊपर। और x अक्ष से ऊपर कैसा होता है? y धनात्मक होता है। इसका मतलब f ऑफ जीरो का मान मुझे पता है क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक बात। तो आपका तीन कंडीशन है आपने निकाली, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो और f ऑफ जीरो। अब क्या होगा बेटा? जब आप प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे तो इसको हल करते ही आपको प्राप्त होगा आंसर नंबर 1। क्या मिल जाएगा आपको? पहला आंसर मिल जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा आंसर नंबर 2, ये यानी दूसरा आंसर आ जाएगा। और f ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? आंसर नंबर 3 आ जाएगा। अब आपने इन तीनों आंसर का जो उभयनिष्ठ मान निकाला, क्या निकालना है अपन को? उभयनिष्ठ मान। और उभयनिष्ठ मान जो निकलेगा वही हमारी प्रश्न का उत्तर होने वाला है। ध्यान रखना है मेरी बात का। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? आंसर नंबर 1 का इंटरसेक्शन करना होगा आंसर नंबर 2 से, का इंटरसेक्शन करना होगा आंसर नंबर 3 से। जैसे ही आपने आंसर 1 का, आंसर 2 का और आंसर 3 का क्या कर दिया? इंटरसेक्शन कर दिया, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा ये वो पैरामीटर का वैल्यू होगा जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है। ये केस मैंने सिर्फ किसके लिए बनाया बेटा? ए धनात्मक के लिए बनाया। यानी हम पहले लोकेशन ऑफ रूट पढ़ रहे हैं सिर्फ एक केस के लिए, वो कौन सा है? जब ए धनात्मक है। तो आपके मन में जो बात आ रही है उसको आपको थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड करना है कि ए धनात्मक के लिए तो हम पढ़ लेंगे सर, पर मान लीजिए ए ऋणात्मक आ गया तो हम क्या करेंगे? हम क्या उसके लिए अलग केस बनाएंगे? तो हमें अलग केस बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, यही केस काम करते हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है। वो तब आपको समझ में आएगा मॉडिफिकेशन जब आप किसी एक के लिए, मैं चाहे तो ए ऋणात्मक के लिए भी बना के दिखा देता आपको, लेकिन अपन पहले किसके लिए बना रहे हैं? ए धनात्मक के लिए बना रहे हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या बदलाव करना है जिसके लिए फिर आप इस ए से जो है इससे फ्री हो जाएंगे कि अब चाहे ए धनात्मक आए चाहे ए ऋणात्मक आए, हमको कोई टेंशन नहीं है, हमें कंडीशन पता है। क्लियर?
अच्छा, ये तो आया अपना दोनों मूल धनात्मक का केस। तो तीन केस बने आपके क्या, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस b बाई 2a ग्रेटर देन 0 और f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 बेटा। और इन तीनों का जो आंसर आएगा वो आंसर ही क्या होगा, वो हमारे उस पैरामीटर का मान होगा जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब जरा इस पर एक एग्जांपल करके देख लेते हैं फटाफट से, ताकि हमें समझ में आए कि आखिर ये जो कहानी है ये सवाल कैसे बनाएगा और उसे हम हल कैसे करेंगे। ठीक, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस 2 इंटू एक्स या a माइनस 3 ले लेते बेटा ना, a माइनस 3 इंटू एक्स और प्लस a बराबर 0 के मूल धनात्मक है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस a बराबर 0 के मूल धनात्मक है, तब a का मान ज्ञात करें। तब a का मान ज्ञात करें। ये जो a है बेटा, ये a ही पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो वैसे तो उसका मान बदलता रहता है शर्तों के अनुसार, लेकिन किसी एक विशेष शर्त में उसका जो मान होता है वो निश्चित होता है, यानी वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। यानी अगर आपने कंडीशन सॉल्व कर दिया तो जो आंसर आया वो उस टाइम पर a क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अदरवाइज वो क्या है, मान अलग अलग ले सकता है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट ना बोल करके क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, अब हमसे प्रश्न बोला गया कि इस समीकरण के मूल जो है वो धनात्मक है, तब a का मान ज्ञात करो। प्रश्न ने कहीं नहीं बोला कि दोनों मूल के मूल धनात्मक है, का मतलब कि अब आप उसको स्पेसिफिक कर लें कि दोनों मूल धनात्मक है, तब a का मान ज्ञात करें। पर उसने ये नहीं बताया कि मूल समान है तथा भिन्न है। ठीक है, दूसरा, मैंने अपने आप को बचाने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है, अभी 1 दिया है, क्योंकि मैंने a पॉजिटिव का ही केस पढ़ाया बेटा, है ना। अब ये प्रश्न आया तो इसको हल कैसे करेंगे हम, ऐसे नहीं कि हमें कंडीशनें याद करनी है। a धनात्मक है, इसका मतलब आलेख कैसा बनेगा, ऊपर की ओर खुलेगा, पक्की बात। अगर आलेख ऊपर की ओर खुलेगा और दोनों मूल धनात्मक है तो मैं फिर से डायग्राम ही बनाऊंगा बेटा। मैंने डायग्राम बनाया, मेरा ये एक्स अक्ष आ गया, ये वाई अक्ष आ गया, दोनों मूल धनात्मक है तो ग्राफ एक तो ऐसा जाएगा और दूसरा आलेख निश्चित तौर पे ऐसे ही जाने वाला है बेटा 100%। इन दोनों का ही जो शीर्ष है वो आएगा माइनस b बाई 2a और माइनस का d बटे 4a, है ना। यहाँ माइनस d बटे 4a से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, ये आ गया माइनस b बाई 2a और माइनस d बाई 4a। आपने पहले डायग्राम बनाया, देखो मैं पूरी की पूरी स्थिति समझा रहा हूं कि ये कैसे हल होता है। जो प्रश्न में दिया उस स्थिति के अनुसार हमने आलेख बनाया, और जितने आलेख बना सकता हूं पॉसिबिलिटी वो, तो मैंने कहा दोनों को धनात्मक रखना है, तो एक अल्फा यहां आ गया, एक बीटा यहां आ गया, अलग अलग, यहां अल्फा बराबर बीटा आ गया, ये भी क्लियर हुआ। अच्छा, d ग्रेटर देन 0 का भी ग्राफ बना लिया मैंने और d इक्वल टू 0 का, तो जो मेरी पहली शर्त है वो कहेगी कि d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमको किसके बारे में देखना है, इसके बारे में देखना है। तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब इसे हल करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 माइनस का 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और देखिए क्या बन गया है, ये a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से क्या बना, a में रैशनल इनइक्वेशन यानी परिमेय असमीकाएं। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि कई सारे लोगों की कहानी ये होती है कि परिमेय असमीकाएं जब सिलेबस में नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे। वो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि वो आपका बेसिक टूल है इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए। वहां मैं बहुत बार मैंने आपको ये बोला था कि देखिए ये किसी सिलेबस में नहीं लिखा हुआ कि रैशनल इनइक्वालिटी आप पढ़ो, लेकिन जब हम प्रश्नों को हल करते हैं तो हमें परिमेय असमीकाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए स्टार्टिंग में जब मूलभूत गणित पढ़ाया गया था तो उसके अंदर परिमेय असमीकाओं को अच्छे से समझाया गया था, और उसमें हमने तो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक की परिमेय असमीकाएं हल करी थी। यहां तो जो आती हैं वो बहुत छोटी छोटी सी आती हैं,
ठीक है ना, लेकिन मेथड वही है। अब इसको अपन कैसे करेंगे बेटा, इसको लिखूंगा मैं क्या, इसके फैक्टर कर लेता हूं, तो आएगा फैक्टर a-1 a-9 और ये आ जाएगा बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से अपन क्या करें, इसके शून्य निकालते हैं तो 1 आएगा और 9, ये दोनों राइट और राइट, फिर यहां लिख लें 1, यहां लिख लें 9, ये आ गया शून्य, ये शून्य, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि हमको क्या चाहिए बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे a का जो मान आ गया वो आ गया माइनस अनंत से 1 यूनियन और 9 से लेके अनंत, और ये जो आपका a का आंसर आया है ये है आपका आंसर नंबर 1। दिस इज आंसर नंबर 1, यू हैव गॉट योर फर्स्ट आंसर। अब अपना सेकंड केस पे चलते हैं बेटा। सेकंड केस हमसे क्या बोलेगा कि हम बात करेंगे किस पर, माइनस b/2a पर। मेरी सेकंड शर्त जो हर बार बनेगी वो किसकी बनेगी, माइनस b/2a की। अब आप सेकंड कंडीशन जब देखेंगे तो आपके बात करनी बेटा माइनस b/2a की। माइनस b/2a कैसा आ रहा है, धनात्मक x अक्ष की ओर आ रहा है। जो आपका शीर्ष है वो शीर्ष जो होगा वो किधर है, धनात्मक x अक्ष की तरफ है, और धनात्मक x अक्ष की तरफ है तो माइनस b/2a को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अब जरा माइनस b/2a चेक कर लें इस हिसाब से, तो माइनस b/2a क्या निकलेगा बेटा, माइनस तो है और b का मान कितना है, b का मान है माइनस ऑफ a-3 अपॉन 2a यानी 2 ग्रेटर देन 0, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया आपका a-3/2 ग्रेटर देन 0, जो आपसे कहेगा कि a का मान ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, यानी a बिलोंग्स टू 3 से लेके अनंत। ये लीजिए आपका दूसरा आंसर आ गया। ये है आपका आंसर नंबर 2। ये किस स्थिति को सेटिस्फाई कर रहा है कि माइनस b/2a कैसा हो, ग्रेटर देन 0 हो। ठीक बात। अब हम चलें अपनी तीसरी शर्त की तरफ। हमारा तीसरा शर्त हमसे क्या बोलता है, हमारी तीसरी शर्त हमसे बोलेगी क्या कि अब बात करते हैं किसकी, f(0) की। ठीक है, क्योंकि हमको एक ही अंक दिख रहा है यहां पर, नंबर, जो नंबर है, जो वास्तविक अंक है, अंक जैसा है, मतलब ये अल्फा और बीटा भी होंगे तो अंक ही, लेकिन अभी हमें थोड़ी पता है वो क्या है, पर 0 तो पता है कि 0 है। तो 0 अगर आप डालोगे तो देखो ये पहले वाले आलेख को ऊपर काट रहा है और ये दूसरे वाले आलेख को भी कहां काट रहा है, ऊपर। यानी चाहे ग्राफ आपका ये वाला रहे चाहे आपका ग्राफ ये वाला रहे, दोनों केस में f(0) कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर f(0) जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब f(0) f(x) किसको मानना होता है बेटा, आपको यही जो व्यंजक है इसी को आपको f(x) मानना है। ठीक है, तो जब आप f(x) मानोगे तो x का मतलब 0 माइनस 0 प्लस a और ग्रेटर देन 0, यानी a का जो मान आ गया वो आ गया आपका 0 से लेके अनंत। ये आपका आंसर नंबर 3 आ गया। अब मैंने क्या बोला था, आपके 3 आंसर्स आएंगे, आगे तीनों आंसर, ये तीनों किसके मान है, ये तीनों ही a के मान है, और हमें क्या चाहिए, इन तीनों का उभयनिष्ठ मान चाहिए। क्या चाहिए, उभयनिष्ठ मान। तो उभयनिष्ठ मान निकालने के लिए मैंने आपसे क्या बोला कि हर बार एक ही चीज का ध्यान देंगे, संख्या रेखा माइनस अनंत से प्लस अनंत, और जितने अंक आपको दिख रहे हैं उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखते चलें। तो मुझे देखो 0 दिख गया, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, और माइनस अनंत और प्लस अनंत तो मैंने लिख ही रखा है। अब पहला केस कहां से कहां तक जाने के लिए बोल रहा है आपको, पहला केस आपसे बोल रहा है कि आप माइनस अनंत से और 1 तक जाओ, और 1 को आपको लेना है बेटा, और अगर लेना है तो उसको मैंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया, और फिर 9 से अनंत है तो 9 को लेना है अपन को, 9 को डार्क करके अपन ने 9 से अनंत कर दिया। ये अपनी पहली लाइन आ गई बेटा। ठीक है ना। दूसरा आंसर हमसे क्या बोल रहा है कि आप कहां से कहां तक जाओ, आप जाओ 3 से लेके अनंत तक। तो 3 पर ओपन ब्रैकेट लगाया, छोटा कोष्टक लगाया, तो 3 पर खोल दो उसको और 3 से लेके अनंत तक चले जाओ बेटा। अब तीसरा उत्तर क्या कह रहा है, 0 से लेके अनंत तक जाना है हमें, तो 0 से अनंत तक जाना है, तो ये 0 आपका यहां है और यहां से अनंत चले जाओ। अब जरा देखें, इस एरिया में एक लाइन है, इस एरिया के अंदर 0 से 1 के बीच में 2 लाइनें हैं, 1 से 3 में 1 लाइन है, 3 से 9 में 2 लाइनें हैं, और 9 से लेके अनंत में आपके पास तीनों रेखाएं आ गई है। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, a बिलोंग्स टू 9 लेना है, तो क्लोज ब्रैकेट में 9 से लेके अनंत। यानी आपने इस प्रश्न में a का मान 9 या 9 से बड़ा रखा, तो इस द्विघात का जो दोनों मूल आएंगे वो दोनों ही मूल कैसे आएंगे, सदैव धनात्मक आएंगे। आप n का कोई भी मान रख ले, यहां पर आप a का मान 9 से बड़ा कुछ भी रख ले,
9 रखेंगे तो भी आपका मूल धनात्मक आएगा, और अगर 9 से बड़े कोई भी अंक रखेंगे तो आपका मूल जो आएगा वो धनात्मक आएगा। यानी a का मान हमने सुनिश्चित कर दिया कि 9 से अनंत के बीच में रखने पर ही ये द्विघात आपको दोनों मूल धनात्मक देगी। इसकी गारंटी नहीं है कि वो समान आएंगे या भिन्न आएंगे। अगर आप बोलते कि सर आपको तो ये भी बताना है कि दोनों मूल भिन्न भी होने चाहिए थे, तो फिर मेरा ये वाला ग्राफ नहीं बनता, फिर मैं सिर्फ ये बनाता, ठीक बात। और अगर आप बोलते कि नहीं सर हम तो चाहते हैं कि सिर्फ दोनों मूल समान भी आए, तो फिर मैं आपसे बोलता कि सिर्फ यही ग्राफ बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। तो जो प्रश्न ने बोला है आप उसमें बिना कुछ सोचे समझे उसके हिसाब से एक आलेख बनाएंगे। उस आलेख के अनुसार आपको 3 कंडीशनों के बारे में बात करनी है, और हर बार इन्हीं 3 कंडीशनों की बात होगी बेटा। एक बात डी की होगी, एक बात -b/2a की होगी, और एक बात इस f वाले रूप की होगी। बस यही 3 बात करनी है, इसके अलावा आपको कोई और बात के बारे में विचार नहीं करना है, ठीक बात।